Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में। आज है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। आज के दिन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनके बारे में सेलिब्रेशन किया जाता है। उनके जो काम है, उन्होंने जो जो आज तक हमारे लिए किया है, उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो सीनियर सिटीजन्स फेस करते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है और लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाया जाता है कि कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन के साथ में। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है MOU साइन करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया की, और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ में कोऑपरेशन करेंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस एंड मिटिगेशन की फील्ड में। तुम्हारा आंसर होगा, हमारे ऑप्शंस होंगे चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान। तुम्हारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बांग्लादेश। चलो इसको देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसे और एक्सटेंड किया है। इसके अंदर कॉपरेशन को एक्सटेंड किया है कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर? एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग और नेगेटिव नेविगेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, एक्सपर्टाइज किया जाएगा और जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पॉन्स है और मिटिगेशन करने की कोशिश की जाएगी रियल टाइम डेटा शेयरिंग के साथ में। सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑफिसर्स को इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। जॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट बायलैटरल एक्सरसाइज की जाएगी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। इसके अंदर एक्सचेंज किया जाएगा जो पब्लिकेशंस का मटेरियल है, जैसे कि टेक्स्ट बुक हैं, गाइडलाइंस हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन और रिकवरी की फील्ड के अंदर। फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताना है। पहली स्टेटमेंट है, सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेरावल। ये सोमनाथ सिटी के नाम से जानी जाती है जो सुश्रुता की वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात के ऊपर लोकेटेड है। इस टेम्पल के बारे में क्या माना जाता है कि ये जो शिव थी, जो हमारे भगवान शिव हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड उनको, ताकि इसके अंदर जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, बूस्ट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, जिसके थ्रू हमारे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और साथ ही साथ वो नॉलेज भी गेन कर पाएंगे हमारे पास्ट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी फाउंडेशन स्टोन को रखते हुए एक और काम किया है, इन्होंने श्री पार्वती टेम्पल की नींव भी रखी है। इस टेम्पल को के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर 30 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इस टेम्पल को कैसे बनाया जा रहा है। इसके अंदर सोमपुरा सालट स्टाइल है, इसको यूज़ किया जाएगा और इसके अंदर गर्भगृह और नृत्य मंडप भी बनाया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज और टूरिस्ट स्पॉट है गुजरात के अंदर, जिसे रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है काफ़ी बार, क्योंकि इसके ऊपर मुस्लिम इन्वेडर्स और रूलर्स ने काफ़ी बार अटैक किया है। प्रेजेंटली ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था चालुक्य स्टाइल के अंदर, हिंदू आर्किटेक्चर में, और जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ था मई 1951 के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था हमारे जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम के, वल्लभ भाई पटेल, उनके कहने पर। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसके जो चेयरमैन है फिलहाल वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो वेल सिटी है उसका नाम चेंज करके सोमनाथ सिटी कर दिया गया था 30 मार्च 2021 को। ये एक म्यूनसिपलिटी भी है और यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। ये सिटी फिशिंग इंडस्ट्री के लिए हब मानी जाती है इंडिया के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इनमें से कौन से स्टेट की जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हर रोज़ संस्कृत वीक में? हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये उत्तराखंड है। इसको देख लेते हैं। संस्कृत वीक है वो सेलिब्रेट किया जाएगा अगस्त 19 से लेकर अगस्त 25 तक 2021 के अंदर। इसके अंदर प्रमोट किया जाएगा और पॉपुलराइज किया जाएगा हमारी जो एनिसेंट लैंग्वेज है संस्कृत उसको, और पीपल है उनके लोगों के अंदर इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस और नया एंथुजियाज़म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन और लैंग्वेजेस के बारे में। संस्कृत लैंग्वेज है उसके अंदर एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जा रही है हर किसी के लिए। वर्ल्ड संस्कृत डे है वो 22 अगस्त मतलब कि कल सेलिब्रेट किया जाएगा। इसे किस नाम से और जाना जाता है? ये इसका संस्कृत ट्रांसलेशन है विश्व संस्कृता दिनम। ये एक एनुअल इवेंट है जो कि जिसका फोकस होता है एनिसेंट लैंग्वेज, संस्कृत एनिसेंट लैंग्वेज हमारी उसके ऊपर,
और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स दिए जाते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि प्रमोट किया जा सके, दोबारा से रिवाइवल किया जा सके और मेंटेन किया जा सके हमारी लैंग्वेज को। इसे श्रावण पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा हमारा जो हिंदू कैलेंडर है या फिर हम देसी महीने जिसे बुलाते हैं उसके अंदर आती है। श्रावण एक महीना होता है उस कैलेंडर के अंदर, और पूर्णिमा हर महीने आती है, इसका कोई वो नया नहीं है। लेकिन पूर्णिमा ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन। और इस साल ये 22 अगस्त को है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशियो किया था एक नोटिफिकेशन, इसे संस्कृत डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया था 1969 से। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में। री इमेजिंग अर्बन रिवर्स, ये ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जिसके अंदर इंगेज किया जाएगा यंग माइंड्स को रिसर्च करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए अर्बन रिवर के जो इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये नीति आयोग के द्वारा नहीं सेलिब्रेट किया गया है, नहीं ऑर्गेनाइज किया गया है। इसने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे NMCG बुलाते हैं इन शॉर्ट, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, जिसे NIUA बुलाते हैं, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अंदर जो थीसिस कंपटीशन है सितंबर 2020 के अंदर शुरू किया गया था। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंदर रिवर के लिए जो सेंसिटिविटी है वो लेकर आने की कोशिश की जा रही है हमारी सिटीज़ की डेवलपमेंट के साथ साथ। है इस थीसिस कंपटीशन का पर्पज़ क्या है, ताकि इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी लाई जा सके स्टूडेंट्स के अंदर, उनके जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है वो बाहर निकल कर आएँ, और उनका जो रिवर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अच्छे से बनाया जा सके। सिटीज़ और उनकी जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं उनको भी बनाकर रखे जाने की कोशिश की जाएगी इनके थ्रू। ये कॉम्पिटिशन्स हैं, ये 3 थीम्स के साथ में शुरू हुए हैं। इनकी ये थीम्स क्या क्या हैं, री इमेजिंग वाटर बॉडीज़ एंड और वेटलैंड्स, डेवलपिंग इको फ्रेंडली रिवर वॉट। इसके अंदर री इमेजिंग की जाएगी वाटर बॉडीज़ और वेटलैंड्स की, और इसके अंदर डेवलप किया जाएगा इको फ्रेंडली रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स को, और प्रमोट किया जाएगा रिवर टूरिज्म को। स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे निकल कर आ रहे हैं, और ये थीसिस है ये ग्रैंड फिनाले के अंदर 19 अगस्त 2021 को, मतलब कि कल, इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर, इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट किए गए हैं। इसका सेकंड एडिशन है वो स्पॉन्सर्ड किया गया है थीसिस प्रोजेक्ट कंपटीशन, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका सेकंड एडिशन है वो रिसेंटली लॉन्च किया है। इस साल की थीम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, वो देख लेते हैं। इसके अंदर रिवर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा, वाटर बॉडीज़ को रीजनरेट किया जाएगा, और वाइब्रेंट रिवर जोन्स को बनाया जाएगा, और साथ ही साथ रिवर रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको भी जनरेट करने की कोशिश की जाएगी और इंगेज किया जाएगा, ताकि सिटीजन्स हैं वो रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लें। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में। ब्रिक्स के बारे में बताना है। ओरिजिनली ये एक ब्रिक ग्रुपिंग थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी ओरिजिनली इस ग्रुपिंग के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज शामिल थी, जो कि थी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका को इसके अंदर ऐड किया गया था 2010 के अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि इन सभी ने मिलकर क्या किया है, कोऑपरेशन साइन किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए। और इसके अंदर इसरो का मानना है कि ये डील है ये हेल्प करेगी ब्रिक्स नेशन की जो एजेंसीज हैं उनको, ताकि वर्चुअल कंस्टलेशन क्रिएट किया जा सके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू, और जो डाटा रिसीव होता है ग्राउंड स्टेशन के अंदर उसको एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाएगा। ब्रिक्स नेशन है वो मेजर इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, जिनके अंदर अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखें, ब्रिक्स नेशन है वो मेजर इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं रीजनल अफेयर्स को। गवर्नमेंट जो ब्रिक्स नेशंस की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी एनुअल मीटिंग हुई थी 2009 के अंदर, इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिक्स नेशंस हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जिनका ब्रिक्स नेशंस ऐसी नेशंस हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वहाँ की रीजनल अफेयर्स के ऊपर। और जो ब्रिक्स नेशंस की गवर्नमेंट है उन्होंने ये एनुअल मीटिंग है ये स्टार्ट की थी 2009 से ही, और इसका जो 12th एडिशन है वो होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा 17 नवंबर
2020 के अंदर। इसको वर्चुअली किया गया था बिकॉज कोविड-19 पैंडमिक के चलते मिलना थोड़ा खतरनाक था इस वजह से। ब्रिक्स नेशन का अगर हम कंबाइंड एरिया देखते हैं तो वो कितना है, 3,97,46,220 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन देखते हैं तो 3.21 बिलियन है। अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो 26.656% जो वर्ल्ड का ये जो लैंड सरफेस है वो इनके पास में, 41.53% पॉपुलेशन है वो भी ब्रिक्स नेशंस के पास में है। इन पाँचों में से 4 ऐसे नेशंस हैं जो कि वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आते हैं पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से, लेकिन साउथ अफ्रीका है वो 24th पोजीशन है दोनों ही हिसाबों में। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में चेफ के बारे में बताना है। चेफ एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरिंग टेक्नोलॉजी है जिसे बनाया गया है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके हमारे जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स होते हैं और नेवल शिप्स होती हैं, किससे, रेडार से, और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी गाइडिंग मिसाइल्स हैं जो कि एनिमी मिसाइल्स होती हैं उनसे बचाने के लिए। चेफ को अगर हम हवा में डिप्लॉय कर देते हैं तो ये हवा के अंदर क्या दिखाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा एक मल्टीपल टारगेट फॉर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बताने में, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, DRDO जो हमारी, उसने एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी डेवलप की है ताकि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं उनको एनिमी मिसाइल से सेफ गार्ड किया जा सके। ये एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाएगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एनिमी की जो रेडार गाइडेड मिसाइल है उसको, और इसका डेवलपमेंट किया गया है, इसको ऑपरेट किया गया है हमारे जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। एडवांस चेफ मटीरियल और चेफ आर्टिलरी 118/1 ये डेवलप किया गया है। ये दोनों ही डेवलप की गई हैं DRDO की लेबोरेटरीज़ के द्वारा, जिनका नाम है डिफेंस लेबोरेटरी ऑफ जोधपुर एंड हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे हम HEMRL बुलाते हैं, ये पुणे के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जब लॉन्च किया जा रहा था आरोग्य धारा 2.0 को। अधिकार पत्र, आयुष्मान मित्र और अभिनंदन पत्र, तो इनमें से कौन सा है ये करेक्ट कोड है ये बताना में, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी हैं। इसको देख लेते हैं। आरोग्य धारा 2.0 मतलब क्या, आरोग्य धारा का दूसरा वर्जन है, उसे लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और इनके मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया। आरोग्य धारा 2.0 के अंदर कोशिश की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। अधिकार पत्र है, इसको इशू किया जाता है बेनिफिशियरी के लिए, हॉस्पिटलाइज होता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए PM जन आरोग्य योजना स्कीम के अंदर, और ये पत्र है ये बेनिफिशियरी को अवेयर करवाता है उसके राइट्स के बारे में कि वो क्लेम कर सकता है फ्री और कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस। अभिनंदन पत्र है, ये एक थैंक यू नोट है। इसके लिए इसको कब इशू किया जाता है, जब बेनिफिशियरी को छुट्टी दी जाती है कि ट्रीटमेंट करवाने के बाद में इस स्कीम के अंदर। और आयुष्मान मित्र है, ये एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है इनकरेज करने के लिए सिटीजन्स को, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को, इसके अंदर वेरीफाई किया जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के अंदर। और इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम इन शॉर्ट AB PMJAY बुलाते हैं, ये रिसेंटली 18 अगस्त को अचीव कर चुकी है अपने 2 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स को। कैटल आइसलैंड, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, कहाँ पे लोकेटेड है, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम, या फिर गौरव वल्लभ पंत सागर डैम। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा B, ये हीराकुंड डैम है। इसको देख लेते हैं। हीराकुंड रिजर्वर के एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर ये कैटल आइसलैंड लोकेटेड है। ये कम्प्लीटली इनहेबिटेड है वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं है। इसके रीसेटलमेंट पीरियड के अंदर विलेजर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैटल्स हैं वो पीछे छोड़ दिए इस डैम रिजर्वायर के अंदर, और इन कैटल्स को बाद में शिफ्ट किया गया था हिल टॉप्स के ऊपर। के साथ साथ ये आसपास का एरिया रिजर्वायर का वो पानी से भरने लगा। जो हिल टॉप है वो एक आइलैंड में बदल गई। वहाँ पे लोगों के ना होने की वजह से कैटल हैं वो और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गए हैं, स्विफ्ट हो गए हैं, और इजीली कैच नहीं किए जा सकते हैं। इस हिल टॉप के ऊपर डेंस फॉरेस्ट है, इसके अंदर रहने की वजह से जो टेम कैटल है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है और इसका कलर है वो वाइट हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, हमें बताना है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसे इन शॉर्ट DISC बुलाते हैं, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा,
इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे इन शॉर्ट हम IDEX DIA बुलाते हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ये चैलेंज है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम AIM इन शॉर्ट बुलाते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। दोबारा से क्या होगा हमारा आंसर होगा C, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका 5th एडिशन से वो लॉन्च किया है। इस चैलेंज के अंदर कोशिश की जा रही है ताकि हम सेल्फ रिलायंट और फोस्टर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकें डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। इसे लॉन्च किया गया है एम के साथ में, ताकि स्टार्टअप्स को, MSMEs को और इनोवेटर्स को जो कि काम कर रहे हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए और कमर्शलाइज कर सके अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। इसके अंदर 35 प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टेट किया गया है, जिसके अंदर 13 प्रॉब्लम्स हैं वो सर्विस से रिलेटेड है और 22 हैं वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड है, जिसे हम इन शॉर्ट DPSUs बुलाते हैं। 35 स्टेटमेंट्स हैं वो लॉन्च की गई आर्म फोर्सेस OFB DPSUs के द्वारा। इसके अंदर रेजोल्यूशन है वो किया गया है स्टार्टअप इनोवेटर्स के साथ में, स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स के साथ में। ये कौन कौन से एरियाज हैं इसके अंदर ये साइन किया गया है? सिचुएशनल एरियाज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी है, नॉन लीथल डिवाइसेस हैं, एयरक्राफ्ट ट्रेनर हैं, 5G नेटवर्क है, ड्रोन स्वॉर्म्स हैं, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है और साथ ही साथ डाटा कैप्चरिंग भी है। IDEX फॉर 4G इनिशिएटिव, ये सिमिलर इनिशिएटिव है जैसे कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है। इसके अंदर प्रोवाइड की जा रही है अपॉर्चुनिटीज़ सर्विस पर्सनल को कि वो शोकेस कर सकें अपने टैलेंट्स को और टेक्नोलॉजी एरिया के अंदर दिखा सकें। IDEX इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी इसी तरह का एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में बैकग्राउंड में जाके पूछा जा सकता है। तो अर्लियर एडिशन के अंदर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, उसके अंदर विनर्स हैं वो कौन कौन थे? 80 स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है 40 टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फील्ड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। कंसेप्ट की थ्योरी है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1915 के अंदर दे दी गई थी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक होल है, यहाँ पे ये लाइट जा रही है इसके अंदर और ये लाइट वापस नहीं आ सकती। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि दीक्षा शिंदे जो कि 14 साल की एक लड़की हैं औरंगाबाद से, इन्होंने ये एक पैनलिस्ट के रूप में चुनी गई हैं माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेलोशिप प्रोवाइड करवाता है। फेलोशिप वर्चुअल पीनल अमेरिकन स्पेस एजेंसी, जिसे हम नासा बुलाते हैं, उसके अंदर इसे फेलोशिप प्रोवाइड की गई है। इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी ब्लैक होल के ऊपर, जैसे कि जिसे लाइक और एक्सेप्ट किया गया नासा के द्वारा। इनके रिसर्च पेपर का नाम दिया गया था वी लिव इन ब्लैक होल। ये एक्सेप्ट की गई इंटरनेशनल जर्नल के द्वारा भी, जिसका नाम है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। इसे मई 2021 के अंदर एक्सेप्ट किया गया। जब ये 18 साल की हो जाएंगी तो नासा इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी और साथ ही साथ ये अटेंड कर पाएंगी कॉन्फ्रेंसेस, जो कि अक्टूबर 2021 के अंदर होंगी वाली है। इसके अंदर नासा है वो इनके सभी एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। इनिशियली इनके बारे इनको 2 बार सेटबैक मिला, बिकॉज इन्होंने जब अपना पहला ऐसे सबमिट किया था जिसका टाइटल दिया गया था क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन्हें सितंबर 2020 के अंदर भेजा था इन्होंने। इस ऐसे को नासा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उन्होंने सेम रिसर्च पेपर को अक्टूबर में अगेन भेजा, तब फिर से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने जब थर्ड टाइम अटैम्प्ट दिया और इन्होंने थर्ड टाइम अपना पेपर भेजा तो ये सक्सेसफुल हो गई और इन्हें सेलेक्ट कर दिया गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि हम कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आप भी कोशिश करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हज़ारा एक इथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है, ये इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर है? हमारे ऑप्शन है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है। इनकी देख लेते हैं। तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो सिते मिलिशिया लीडर अबुल अली मजारी की स्टैचू थी बामियान प्रोविंस के अंदर, उसको तोड़ दिया है। इस वजह से ये न्यूज़ में आया है, जो कि अनऑफिशियल कैपिटल मानी जाती है हज़ारा इथनिक ग्रुप के लिए। मज़ारी हैं वो चैंपियन माने जाते थे हज़ाराज के लिए, जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था तालिबान के द्वारा 1995 के अंदर। हज़ारा अफगानिस्तान के अंदर लार्जेस्ट इथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि टोटल 38 मिलियन पॉपुलेशन की 10 to 12% है। इन्हें टारगेट क्यों किया जाता है? बिकॉज़ ये मेनली सिया मुस्लिम्स होते हैं, जो कि मोस्टली अपोज किए जाते हैं, जो इस्लाम की सुन्नी ब्रांच है। ये आपने सुना भी होगा, सिया और सुन्नी मुस्लिम के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं।
इनको क्यों पहचाना जाता है? स्पेशली तो इनके अंदर जो एशियाटिक फीचर्स हैं उनकी वजह से ये पहचाने जाते हैं, और दूसरा इनका जो पर्शियन लैंग्वेज बोलने का जो तरीका, जो लहजा होता है, उसकी वजह से इनको अलग से पहचाना जा सकता है कि ये कौन है। तो इस वजह से ये जल्दी फंस जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है, तो ये कौन सा बना है? दिल्ली मुंबई हाईवे, मुंबई बेंगलुरु हाईवे, चेन्नई हैदराबाद हाईवे, या फिर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।